हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। आज ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट जनरली विद एसिड्स। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स होती है एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करती हैं, बट कुछ ऐसी हमारे पास ऑक्साइड्स होती है मेटल की जो बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, ये दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, तो ये कौन सी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं? ठीक है, सबसे पहले जैसे इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, पर ये बेस के साथ नहीं करती क्योंकि ये खुद ही बेसिक होती है। ठीक है, मेटल्स की ऑक्साइड पढ़ा ना हमें कि मेटल Mg जो हमारा मेटल है, और मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती है ये बेसिक होती है, तो इसलिए इनकी बनने वाली जो मेटल्स की ऑक्साइड होगी वो भी बेसिक होगी, तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। जिंक बच्चों एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही जो एल्यूमिनियम या इसकी ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, ये भी क्या करती हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये फिर बेसिक है, मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती बट ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो इसमें से जो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए, ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगी बच्चों, वो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। तो ये नीचे ऑप्शंस में कहां दिया हुआ है? यस, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है हमारे पास, ये क्या करता है, ऐड करता है इक्वल अमाउंट CuSO4 इन 2 बीकर्स। ठीक है, ही एड्स जिंक ऐड करता है ये बीकर P के अंदर, और सिल्वर ऐड करता है बीकर Q के अंदर। चलो 2 बीकर बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक बीकर P हो गया बच्चों, और ये हो गया Q बीकर। ठीक है, इसमें इसने क्या किया, सबसे पहले डाला हुआ है कॉपर सल्फेट, जितना इसमें डाला है उतना ही कॉपर सल्फेट इसने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसने इसमें P वाले में क्या ऐड कर दिया बच्चों, जिंक ऐड कर दिया, और इसके अंदर बच्चों इसने ऐड कर दिया सिल्वर को। ठीक है, अब आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, देखो ठीक है, आपको पता है कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, है ना, जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को इससे डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ इसकी, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा। ठीक है बच्चों, और कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर चला गया। ऐसी अगर हम बात करते हैं सिल्वर और इसकी, ठीक है, यहां पर तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिल्वर तो कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब हमें ये क्या पूछ रहा है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन बीकर P चेंजेस व्हाइल नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन बीकर Q। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कलर चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। यहाँ तो क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है तो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो कोई कलर चेंज भी नहीं आएगा। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑप्शन अरेंजेस मेटल्स इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हमें पता लगा, देखो 3 मेटल है हमारे पास, एक तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों है सिल्वर, एक हमारे पास है यहाँ पर कॉपर, और एक है जिंक। और हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे लेस रिएक्टिव मेटल रखेंगे, फिर हम रखेंगे उससे ज्यादा रिएक्टिव, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया, देखो जो सिल्वर है वो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है और जिंक से भी बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव हो गया हमारा सिल्वर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो उसके बाद आएगा कॉपर, और हाई रिएक्टिव में क्या आएगा बच्चों, जिंक आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दे रहा है कि 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग ऐड करते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई सोल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, अब देखो इसके ना कुछ हमारे पास वो है, मतलब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको क्या किया, एक सॉल्ट दिया, ठीक है, और इस सोल्ट को ना मैंने क्या किया था, 2 सोल्ट्स को मिलकर बनाया था। ठीक है, सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मैंने इसमें लिया मान लो फेरस सल्फेट, और इसके साथ बच्चों मैंने ले लिया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये ले लिया मैंने, 2 सॉल्ट ले लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैं बच्चों यहां पर ना ये चाहता हूं कि मेरे पास ना इनसे जो बनने वाला जो सोल्ट हो, ठीक है, जो क्या बनेगा,
NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसके आप अगली क्लासेस में जाके ना प्रैक्टिकल्स भी करोगे। ठीक है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये सॉल्ट बना लिया। जब हम इस सॉल्ट की सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं ना बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ना एसिड डाल देते हैं H2SO4। ठीक है, अब उसका कारण क्या होता है। ठीक है, अब देखो पता क्या होगा, मान लो जैसे हम तो क्या चाहते हैं कि ये दोनों, जब ये हम मैंने तुम्हें ये वाला सॉल्ट दिया, अब हम इसमें ये चाहेंगे कि हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसकी सॉल्यूशन बनाए ना, तो हमारे पास इसकी सॉल्यूशन आनी चाहिए। ठीक है, बट इंस्टेड क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया है ना, सपोज करो जो ये फेरस सल्फेट था, ठीक है, इसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कर ली, मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ ये रिएक्शन कर गया। और सपोज करो इसने वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना दी, मतलब FeOH थ्राइस इसने बना दी हमारे पास। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना दी इसने, हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखो, हम तो क्या चाहते थे कि इस सॉल्यूशन सिर्फ हमें फेरस अमोनियम सल्फेट की सॉल्यूशन मिले। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा कि अगर आपने एसिड नहीं डाला ना, जो आपकी सॉल्यूशन बनेगी वो क्या बच्चों, ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ना किसी भी एक सॉल्ट के साथ वाटर ने रिएक्ट करके कुछ नई चीज बना ली है वहां पर। ठीक है, और इसी चीज मतलब कि ताकि वाटर हाइड्रोलाइज ना हो, इसकी हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, H2SO4 डाल देते हैं जब हम ये सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। ठीक है, H2SO4 डाल देते हैं। अब H2SO4 जैसे आप डालोगे ना, तो अगर उसमें कोई नया कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के कारण बना भी होगा, ठीक है, तो वो डिसअपियर हो जाएगा और हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो इसको डालने के ना H2SO4 को, ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं, एक तो क्लियर सॉल्यूशन मिले, दूसरा हाइड्रोलिसिस ना हो, वाटर कुछ नया कंपाउंड ना बना ले किसी के साथ रिएक्ट करके, और एक इसमें क्या होता है कि किसी ना किसी तरह से मतलब मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रही अगर ये परफेक्टली बनती है इसकी सॉल्ट की सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा, अवॉइड हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल भी सल्फेट सॉल्ट का ही दिया है, तो हाइड्रोलिसिस से बचेंगे हम लोग। ठीक है, हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए, ताकि वाटर के साथ कंबाइन होकर, ठीक है, यहां पर कुछ नई चीज ना बने। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी सॉल्ट की सॉल्यूशन हमारे पास आए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी से देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं, हाँ ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा सॉल्ट की, डिक्रीज भी नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि ये क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, टू मेक देम मोर रिएक्टिव, नहीं ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब ये देखो इसमें हमने क्या करना है, कॉलम 1 के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं उसकी रिएक्शन के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ हमें कॉलम 2 के साथ इसको बच्चों मैच करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम का हमें पता है कि एक सॉफ्ट मेटल होता है, और जब हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बहुत विगोरसली बर्न होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक बच्चों। ठीक है, अब जिंक का तो हमें पता है कि ये एक ऐसा मेटल होता है जो ऑर्डिनरी मतलब कि टेम्परेचर पर, ठीक है, ये बर्न ही नहीं होता इजिली, ये फायर कैच करेगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉपर। ठीक है, अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों हीट करते हो, तो इसके ऊपर क्या होती है, एक ब्लैक कलर की ना पूरी की पूरी कॉपर ऑक्साइड के इसके ऊपर लेयर जम जाती है। ठीक है, सो इट गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारे पास सिल्वर। अब जो ये सिल्वर होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इवन हाई टेम्परेचर्स पर भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए सो इसके लिए हम लोग अपना करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो इसके लिए बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब देखो एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, उसने उसमें क्या किया, एक एलईडी लगाई, मतलब एक बल्ब लगाया, एक उसने लगाई बच्चे ने इसमें बैटरी, एक लगाई उसने कनेक्टिंग वायर्स के साथ कनेक्शन कर दिए। तो उसने देखा कि भाई उसने इतना कुछ किया बट उसकी एलईडी तो ग्लो ही नहीं हुई, इसके बल्ब यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है इसने ग्लो ही नहीं किया। तो उसने क्या किया, उसमें ना पहले उसने डिस्टिल्ड वाटर डाला हुआ था, उसके बाद उसने उसको निकाला और उसमें एक सॉल्ट की सॉल्यूशन भर दी, तो उसने देखा कि अब जो एलईडी थी वो ग्लो कर रही है। अब इसका कारण क्या है, देखो बच्चों जो हमारे पास ना डिस्टिल्ड वाटर होता है ये फ्री ऑफ आयंस होता है, इसमें कोई आयंस नहीं होते। ठीक है,
ये फ्री ऑफ आयंस होता है। वहीं पर जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और इन्हीं आयंस की मूवमेंट के कारण सॉल्यूशन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, और जब सर्किट में करंट फ्लो होगा बच्चों, तो ये जो बल्ब है ना, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो अब करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। हाउ डज द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प द एलईडी टू ग्लो, कैसे ग्लो होगा उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन इज कोवलेंट इन नेचर, नहीं बच्चों, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होती है कोवलेंट नहीं होती, इट इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। सेकंड में दिया हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं ये करंट इसकी वजह से फ्लो नहीं करता, वो किसकी वजह से फ्लो करता है, आयंस की वजह से फ्लो करता है, क्योंकि उसमें आयंस होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी करंट फ्लो नहीं करता है बच्चों, हमने सीख लिया वो आयंस की वजह से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से वो कंडक्टिव होता है, मतलब कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें क्या बताना है, करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, CaCl2 का, चलो देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, फर्स्ट शेल में देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर अगले में 8 आएंगे, उससे अगले में 8 आएंगे, और लास्ट वाले में कितने आएंगे, 2 आएंगे बच्चों। ठीक है, अभी देखो जब ना यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ तक ये कंप्लीटली स्टेबल है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है। बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये इसकी मतलब स्टेबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास आएगा 2+ का चार्ज आ गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर चलेगा। अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ Cl एटम की, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो अगर आप इसको ब्रेक करते हो 2, 8 और 7 में ये ब्रेक होता है। देखो यहाँ आने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, आ कितने रहे हैं 7, तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर करने के लिए दे देगी। अब इसके पास एक Cl इधर से आई, एक Cl मान लो इधर से आई। अब इसके हमें पता है इसके वैलेंस कितने होते हैं 7, तो अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने अरेंज कर दिए। ऐसे ही नीचे वाले करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ही हो गया 7। ठीक है, अब इसको एक की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम इसको अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसमें से क्या हुआ, इन सब के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो कैसे आप इसको लिखोगे, देखो कैल्शियम क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो कितना चार्ज आएगा 2+। वहीं जो हमारे पास Cl एटम होती है बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, टोटल कितनी क्लोरीन है 2। ठीक है बच्चों, और हर क्लोरीन पे कितना चार्ज है -1। कोई बच्चा यहाँ -2 यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमने 2 लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल -2 ही है। ठीक है बच्चों, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 1, जो दोनों क्लोरीन एटम ने इससे कैल्शियम से लिया और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, और ये हमें यहाँ पर भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर 2+ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिया हुआ, ये भी गलत है इसका। ठीक है बच्चों, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर हमें एक एलिमेंट X दिया हुआ है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसको लिख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। उसके बाद हमें एक Y एलिमेंट दिया है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे 2 8 1, और इसकी भी लिखो बच्चों 2 8 2 और 6। ठीक है, अब ये देखो ये इसका एक वैलेंस हो गया, इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या करना है बच्चों, इसकी ना वैलेंसी लिखनी है। ठीक है, हमें पता है किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती। तो अगर किसी एलिमेंट के पास एक वैलेंस है, 2 वैलेंस है, या 3 या 4 हैं, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम रहती हैं। बट जैसे ही वो 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई या 8 हुई, ठीक है, इतनी वैलेंसी चलेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 8 में से ना माइनस करके फिर वैलेंसी को बता देते हैं। ठीक है, अब इधर आओ, जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी इसकी। ठीक है,
वहीं पर जैसे ये y था हमारा, इसके बैलेंस फैक्टर कितने हैं 6, ठीक है 6 हो गए। अब 6 को आप क्या करोगे, 8 में से इन 6 को माइनस कर दो, तो अब 8 में 6 माइनस करो कितना आ गया 2, इसकी मतलब वैलेंसी आ गई। तो अब हमने लिख दिया इसको, ठीक है देखो हम लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होगी बच्चों और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब दोनों का फॉर्मूला बनाने के लिए क्रिस क्रॉस कर दो, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, ठीक है। जब आप क्रिस क्रॉस करोगे देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी x2y, और ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स, हमें सल्फाइड ओर्स को हीट करना है एयर की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम पे ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो जो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों वो है हमारे पास रोस्टिंग, ठीक है बच्चों। अब ये जो प्रोसेस होता है ना रोस्टिंग, ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए ही किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, और ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है बेटे, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, इसमें मान लो हमने लिया जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड होता है बच्चों ZnS, और इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, हीट कर देते हैं एक्सेस एयर में। तो ये क्या करेगा, ये ना अपनी जो रिस्पेक्टिव इसकी ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में इसमें क्या निकलेगी बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहां पर लगा दो 3, यहां लगा दो 2, ठीक है। तो हमें ये मिल गई, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। समझ आई आपको बात। अब जो ये प्रोसेस होता है ना बच्चों रोस्टिंग का, ये इसीलिए किया जाता है ताकि सल्फाइड ओर्स को, मेटल सल्फाइड ओर्स को उनकी रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग इसमें करेक्ट आंसर हो गया। वही जो कैल्सिनेशन दिया हुआ है देखो, ठीक है बच्चों। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, बेसिकली ये यूज होता है बच्चों कार्बोनेट ओर्स के लिए, मेटल कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक है। इसमें हमें क्या दी जाएगी, एक मेटल कार्बोनेट ओर दी जाएगी, और हम क्या करेंगे उस मेटल कार्बोनेट की ओर को ना बच्चों एब्सेंस ऑफ एयर में हमें उसको हीट करना है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने के बाद वो अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोल देते हैं। वही देखो, अब जैसे देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे इससे पहले हम रिडक्शन समझ लेते हैं। रिडक्शन का पता क्या मतलब होता है, जब हमने क्या किया किसी भी मेटल की ओर को, ठीक है, हमने क्या किया उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ना रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं। इसमें हम कार्बन डाल देते हैं जो किसका काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का, और इसको जिंक मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ये क्या करते हैं, मेटल की ऑक्साइड को हीटिंग करके उसके अंदर से जो मेटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिडक्शन प्रोसेस। ये होता है रिडक्शन। ये हमने क्या किया, मेटल को रिड्यूस कर लिया उसकी ऑक्साइड से, ठीक है। अब यहां से जो मेटल हमें बच्चों मिलता है इसको हम बोलते हैं क्रूड मेटल। मतलब हमें मेटल तो मिल गया बट अभी भी ये क्या है, इम्प्योर है। ये पूरी तरह से जो ये मेटल है ना प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, क्रूड है, ये इम्प्योर सैंपल है ये मेटल का। अब हमें क्या करना है, इस इम्प्योर मेटल को ना प्योरीफाई करना है, इसकी मतलब इसको हम प्योर मेटल इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेटल को जब हम प्योरली एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रूड मेटल से, उसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम इसमें क्रूड मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया हमारा, रोस्टिंग, ठीक है। थैंक यू बच्चों, होप यू लाइक इट।